वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले कहा था नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और नया सेगमेंट वही है जो कि हमने हफ्ते के 4 रोज़ आप लोगों के लिए रखा हुआ है। प्रॉपर्टी के हवाले से हम बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट्स के हवाले से हम बात करें कि किस तरीके से प्रॉपर्टी आपको ओन करनी चाहिए, मार्केट के अंदर प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है और किस तरीके से आप लोग प्रॉपर्टी बआसानी खरीद सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का रेशो हम देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी काफ़ी इन हो चुकी है और हर जगह जो है वो नई नई प्रॉपर्टीज़ लॉन्च होती जा रही हैं, नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर आवाम जो है बड़ी कशमकश का शिकार हो जाती है, बड़ी कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे भी हैं जो हमसे रब्ता करते हैं, हमें अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि किस तरीके से हम जो है इस मार्केट के अंदर बैठकर प्रॉपर्टी को डील कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये भी गाइड कर रहे होते हैं कि आप लोग डीलिंग करते वक्त किन तमाम चीज़ों के बारे में जो है मद्देनज़र रखते हुए तमाम चीज़ों को फोकस करते हुए उन चीज़ों के ऊपर चलें, क्योंकि आप लोग की डीलिंग करते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि आप लोग के लिए मिसमैनेजमेंट साबित होती है और साथ ही साथ आपको नुकसान भी पहुंचा रही होती है। तो प्रॉपर्टी हमेशा खरीदते वक्त ये तमाम चीज़ों को ज़रूर सोचें कि आप लोग जो है कुछ भी चीज़ खरीदते वक्त पेपर वर्किंग को करें और दीगर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कभी भी नहीं छोड़ें, क्योंकि जिस तरीके का मौशरा चल रहा है उन तमाम दौरानिए के अंदर आप लोग को तमाम सूरत हाल के ऊपर नज़र ज़रूर रखनी है। हमारे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज मौजूद होते हैं वो एज़ यूजुअल है शबीर अहमद साहब हैं, कराची टाइम्स के होस्ट भी हैं, साहिल बिल्डर्स एंड डेवलपर्स और इस्तांबुल टावर के ओनर भी हैं। जिस तरीके से शबीर भाई हम बात करें प्रॉपर्टी के ऊपर, और जैसे कि मैं अभी बोल रही थी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो तो इन्वेस्टिगेशन आपका सबसे पहला टूल होता है। इन्वेस्टिगेशन को आपने कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको ये नहीं पता होता पेपर वर्किंग कैसे करनी है। हम बार बार प्रोग्राम के थ्रू आउट तमाम लोगों को यही अवेयरनेस दे रहे होते हैं कि पेपर वर्किंग किस तरीके से की जा सकती है। आप बताएं किस तरीके से पेपर वर्किंग को लेकर चलना चाहिए, एक रियल एस्टेट किस तरीके से पेपर वर्किंग की तरफ आवाम को मुतवज्जा करती है। देखें, कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जो आप कस्टमर से डील करते हैं, यानी इस प्रॉपर्टी पे कोई पहले से रिहाइश किसी की होती है, फ्लैट होता है या बेंगलो होता है, तो पहले से उनकी रिहाइश होती है, उन्होंने पहले ही बिल्डर से लिया होता है या उन्होंने सोसाइटी से लिया होता है या उन्होंने जो है वो KDA स्कीम में लिया होता है, तो वो रिहाइश उनकी होती है। फिर वो परचेज़ आप जब करने जाते हो तो उस डील का एक तरीक़ेकार होता है कि आप उसको वर्बली एक टोकन मनी देते हैं, जिसके लिए एक एग्रीमेंट प्रॉपर बनता है। जो अगर प्रॉपर्टी जो है वो लाखों में करोड़ों में होती है तो उस पर जो है वो 500 का स्टाम्प पेपर एक उस पर लगता है, जिस पे सारी शराइतें लिखी होती है जो आपकी डील होती है और जो आपका टाइम पीरियड होता है वो इसमें लिखा होता है। और ये एग्रीमेंट कोर्ट से रजिस्टर्ड भी होता है और इसके बाद जब आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आप उस प्रॉपर्टी की डील करने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है तो उसी वक्त ही वो पूछता है कि भाई आपको पेमेंट मिल गई। जो सेलर होता है और जो परचेज़र होता है उससे ये कहा जाता है कि आपको कब्ज़ा मिल गया। तो कब्ज़ा जो है वो ज़रूरी है। बसाओं का लोग ये रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं और पोजीशन नहीं लेते। तो कल अगर उनको जो है कोई प्रॉब्लम आता है तो रजिस्ट्रार को भी अगर कोर्ट बुलाएगी कि भाई आप गवाही दें, आपने जब रजिस्ट्रेशन की तो पूछा था इनसे, तो रजिस्ट्रार तो यही जवाब देगा जो उसको बोला गया, उसको यही कहा जाता है कि हाँ भाई कब्ज़ा मिल गया। लेकिन बसाओं का लोग कब्ज़ा नहीं लेते और रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर ये बता देते हैं कि हाँ हमें कब्ज़ा मिल गया। तो जो उसने सुना था वो वही गवाही देगा, तो फिर बाद में मसाइल का शिकार होते हैं। इसलिए बेहतर ये कि जिस वक्त रजिस्ट्रेशन हो उसी वक्त ही पेमेंट की ट्रांजैक्शन की जाए, उसी वक्त ही जो है कब्ज़ा दिया जाए। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि पोजेशन मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब डीलिंग हो रही होती है तो बात कुछ और होती है और उसके बाद निकलती ही कुछ और है। अच्छा, अमूमन मैं देख रही हूँ शबीर भाई कि मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट तो बहुत सारे लॉन्च हो ही रहे हैं, लेकिन मैं देख रही हूँ कि आवाम का जो है बड़ा रुझान बहरिया टाउन की तरफ बढ़ा जा रहा है। क्योंकि मैंने देखा है ऑडियंस जो है जिससे पूछो कहाँ जाके शिफ्ट होना है, बहरिया टाउन जाके शिफ्ट होना है। तो ये तमाम प्रोसीजर क्यों? क्या बहरिया टाउन में वाकई मार्केटिंग इतनी अच्छी है? बहरिया टाउन में क्या वाकई घर इतने अच्छे मिल रहे हैं या लोगों को सस्ते रेट्स पे तमाम चीज़ों को प्रोवाइड किया जा रहा है? देखिए, एक तो ये है कि जो हमारे शहर में जो प्रॉपर्टी का इस वक्त रेट है वहाँ से रेट बहरिया टाउन के अंदर कम है। दूसरा ये है कि आप बहरिया टाउन के अंदर जब इंटर होते हैं तो जो उन्होंने खूबसूरती और सफाई का सिस्टम रखा हुआ है वो बहुत ही अच्छा रखा हुआ है। फिर जो है सर्विस रोड उनके जो है कमर्शियल पट्टियाँ उनकी अलग हैं, रेजिडेंशियल अलग है। और इसी तरह आप अगर डिफेंस में भी देखेंगे भी तो वहाँ पे भी ये जो है देखा जाता है कि कमर्शियल एरियाज़ अलग हैं। लेकिन हमारे कराची में आप इस वक्त आप ये देखें कि अगर कोई शख्स जो है वो
ड्राइव करें केमाड़ी से लेकर सरजानी तक और सरजानी से लेकर गुलशन गुलिस्तान जोहर, आपको रेजिडेंशियल एरिया रोड पे नज़र ही नहीं आता। बिल्कुल टोटल इस तरह लगता है कि पूरा कराची कमर्शियल हो चुका है। आप मतलब जहाँ जाएं ट्रैफिक का वो फ्लो ज़्यादा है। अच्छा, सड़कों का बुरा हाल, छोटी छोटी गलियां हैं, जिस गली की वर्क जो है रोड की वो 60 फीट है, उसके अंदर भी शॉप्स खुली हुई हैं। अब शॉप्स खुली हुई हैं, शॉप वाला अपनी गाड़ी खड़ी करता है, फिर सामने भी गाड़ी खड़ी होती है, ट्रैफिक का फ्लो, लोग बेजार हो चुके हैं। इसीलिए लोग सोसाइटी की तरफ जाते हैं। बेरिया टाउन की तरफ जाने की वजह ये, फिर बिल्डर्स भी वहाँ पर काफ़ी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बिल्डर्स का प्रोजेक्ट बनाने का जो है उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि इस वक्त टोटल जो है उनको जितने भी बायलॉज और जितनी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है वो बेरिया टाउन के ऑफिस से ही उनको सारा जो है अप्रूवल प्लान और सारी चीज़ें वहीं से उनको अवेल होती है। मतलब उन्होंने एक अपना सिस्टम मेंटेन किया हुआ है। वो सिस्टम जो है ना बिल्डर फॉलो करके वो बिल्डिंग्स बना सकता है। अब उसको आसानी ये हो गई है, ना उसको एसबीसी जाना है, ना उसको अप्रूवल के लिए कहीं और जाना है, उसको वन विंडो सिस्टम बेरिया टाउन के अंदर मिल गया। तो इसीलिए काफ़ी बिल्डर्स भी जो है वहाँ पर जाके बिल्डिंग्स बना रहे हैं, ऑफिसेज बना रहे हैं। और जो तेज़ी आई है वो इसलिए आई है कि वो जो है ना उनके लिए बहुत आसानी हो गई। और मैंने देखा कि यूनिट्स बड़े तेज़ी से वहाँ पर आबाद होना शुरू हो गए हैं। आवाम का एक बड़ा रुझान जो है वो उस तरह मुतवज्जा हो रहा है कि जिस तरीके से बहरिया टाउन कहते हैं ना डिस्कवर हो रहा है, वहाँ पे पार्क्स की सूरत हाल आप देख लें। और मैं बारिश की अगर बात करूँ तो अमूमन जब बारिश यहाँ पे कहते हैं ना कराची में पहला कतरा पड़ता है तो कराची बह जाता है, लेकिन बहरिया टाउन कराची के अंदर होने के बावजूद आप उसकी सड़कें देखें, बारिश जितनी भी ज़्यादा हो जाए, जितनी भी ज़्यादा मिकदार में क्यों ना हो जाए, वहाँ पर आधे घंटे की सूरत हाल के अंदर भी ऐसा लग रहा होता है कि इस रोड बिल्कुल क्लियर है, साफ सुथरे। देखिए नो डाउट खूबसूरत बनाया है, मेंटेन किया है। और जो उसके बेंगलोस बने हुए हैं इस वक्त, अगर अली ब्लॉक को भी ले लें तो वहाँ पर इस वक्त 1,40,00,000 1,30,00,000 लाख रुपए तक बना हुआ बेंगलोर डबल स्टोरी मिल जाता है। बनस्बत आप शहर में देखें तो 3 बेड डाइनिंग का जो अच्छे इलाकों में फ्लैट हैं वो इस वक्त 1.5 करोड़ से अबव हैं। बिल्कुल तो जहाँ ज़मीन का घर आपको 1.25 करोड़ में मिल और वो जाता भी है, डबल स्टोरी, वो भी डबल स्टोरी। दूसरी बात ये है कि आपको एनवायरनमेंट अच्छी मिलती है, आपको रोड साफ सुथरे मिलते हैं। जो लोगों की इस वक्त कराची के अंदर परेशानी है वो परेशानियाँ उस बेरिया टाउन के अंदर नहीं है, उनकी नहीं है और उनको बड़ी सहूलत है। और हर चीज़ का रूल रेगुलेशन उन्होंने बनाया हुआ उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर यही रूल रेगुलेशन कराची में बन जाए तो लोग खुशहाल हो जाएं। अब लोग जो वो परेशान हैं, इसी वजह से लोगों ने अपनी दौड़ लगा दी है कि भाई बेरिया टाउन की तरफ जाना है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ा जो है ना डिफरेंट लाइफस्टाइल वहाँ पे वो प्रोवाइड करें, और जिस तरीके से मैंने देखा कि कराची में जो गहमा गहमी है, जो शोर शराबा है, उससे बड़ा डिफरेंट वहाँ पर माहौल है, बहुत पीसफुल माहौल है। कहते हैं ना कि इंसान को अगर सुकून वाली जगह पे जाना है तो वो वहाँ पर रिहाइश भी कर सकता है, अपना एक लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकता है और साथ ही अपना घर भी बासानी बना सकता है। क्योंकि जो डबल यूनिट की हम बात करें, सिंगल स्टोरी से डबल यूनिट पर जब वो घर वहाँ पर बने हुए, जैसे कि आपने बताया कि 1.5 करोड़ में बासानी बंगलो वहाँ पर मिल जाता है और अपनी घर की ज़मीन मिल जाती है। और जिस तरीके से हम बाहर आए बहरिया टाउन से तो यहाँ पर तो रेट्स ऐसे हैं कि जो आसमान को छू रहे होते हैं। क्योंकि एक नॉर्मल फ्लैट 2 बेड DD की भी अगर हम बात करें तो, और 120 इसका स्क्वायर यार्ड की अगर हम बात करें तो वो भी 1.5-2 करोड़ का अमूमन जो है एरिया के हिसाब से रेट मेंटेन हो रहे होते हैं। तो लोग इन फ्यूचर आप क्या सोच रहे हैं कि बहरिया टाउन मज़ीद इससे ज़्यादा अपग्रेड हो जाएगा? वो तो रेट तो उसका बढ़ेगा और लोग जो है वो ज़्यादातर मूव हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके कराची के इस वक्त 25% बिल्डर्स जो है, नामवर बिल्डर्स जो है वहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। इसका मतलब उनको कराची में कहीं सहूलत नहीं मिल रही, कराची में बिल्डिंग्स बनाने में आसानी नहीं मिल रही, कराची में उनको बिल्डिंग्स बनाने में परेशानियाँ हैं, नक्शा पास होना, अप्रूवल ना मिलना। वो उस झंझट से बचने के लिए बेरिया टाउन के अंदर बिल्डिंग्स बना रहे हैं। तो वहाँ का क्या सिस्टम है, किस तरीके से वो तमाम चीज़ों को मैनेज करते हैं, पेपर वर्किंग कैसे होती है वहाँ पे? टोटल फॉर्मेट वो बेरिया टाउन के ऑफिस से ही उनको मिलता है और उसी फॉर्मेट पे जो है वो रेगुलेशन के हिसाब से वो वहाँ बिल्डिंग्स बनाते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने जो एक और चीज़ ये की है कि बिल्डिंग्स के बाहर जो है गिलास जो है लगाने का उनका रूल है कि ताकि बिल्डिंग जो है बाहर से खूबसूरत नज़र आए। तो उसको भी बिल्डर ने ओके किया है कि ठीक है, जो फॉर्मेट बेरिया टाउन देगा उसी को बनाएंगे। देखिए खूबसूरती ऐसी ही होती है ना, जगह अगर आप किसी रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे तो ही खूबसूरती बनेगी। बिल्कुल। अब यहाँ पर हमारे यहाँ जो कराची में बेंगलोस थे
अब वो पोषण में बदल गए, तो इसीलिए खूबसूरती को बड़ा फर्क पड़ा। और उसी के नीचे जो है लोगों ने शॉप्स खोल दी, कमर्शियल बना दिया, कमर्शियल बना दिया, और उसको कोई ना रोकने वाला था ना कुछ था। ये जो पूरा कराची इस वक्त कमर्शियल हुआ पड़ा है, इसकी वजह यही है कि रेजिडेंशियल इलाके भी कमर्शियल होते जा रहे हैं। तो अब रिहाइश जो है ना बड़ी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। तो आप क्या, जितने भी हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, आप उन लोगों को क्या मशवरा देंगे कि किस तरफ जो है रुझान रखना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके की मार्केट में देख रहे हैं, जिस तरीके की सूरत हाल में देख रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उस जानिब आवाम को किस तरफ राग़िब होना चाहिए? देखिए, इस वक्त अगर जो बेरिया टाउन पे मसले मसाइल थे और जो उनको पेमेंटें कोर्ट को देनी थी, वो सारी पेमेंटें क्लियर हो जाती हैं, सारे मामला सॉल्व हो जाते हैं, कोर्ट इनको टोटल डिक्लेयर कर देता है, तो फिर बेरिया टाउन जो है वो रिहाइश के लिए बेस्ट। तो फिर आप ये नहीं समझते कि जिस तरीके से अगर कोर्ट के मामलात हल हो जाते हैं और कोर्ट जो है वो बेरिया टाउन को जो है बिल्कुल क्लियर कर देता है, तो इसके रेट जो है वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही आप कह रहे हैं टाइम ड्यूरेशन के अंदर डबल हो जाएंगे? देखिए, हर सोसाइटी में यही होता है, जिस पे अगर कोई मसाइल होते हैं, कोर्ट के केसेस होते हैं या कोई पेमेंटें उनकी बैलेंस होती है, वो जब तक क्लियर नहीं होती तब तक वो लोग डरे रहते हैं, और जब क्लियर हो जाती हैं पेमेंटें, सारे मसाइल सॉल्व हो जाते हैं, तो फिर लोग जो है वो उसकी तरफ जाते हैं। क्योंकि अब देखें, एक डर होता है ना, वो डर की वजह से नहीं जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको एक एतमाद होता है कि नहीं ठीक है, ले लेंगे हम यहाँ पर प्रॉपर्टी, और आगे जाके मसाइल हल हो जाते हैं, तो वो बेनिफिट जो है उनको मिलता है। ठीक है। और जिस तरीके से जिन लोगों ने वहाँ पर प्लॉट्स खरीदे हुए हैं या जिन लोगों ने वहाँ पर घर खरीदे हुए हैं या फ्लैट्स के अंदर रिहाइश पजीर हैं जो लोग, उनके लिए कितना ज़्यादा जो है वो रिस्की साबित हो रहा है? क्योंकि कभी भी फैसला आ सकता है, कभी भी तमाम चीज़ें डिक्लेयर हो सकती हैं। इन सूरत हाल के अंदर वो लोग कितने रिस्क पर बैठे हुए हैं? मैं जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि वहाँ के रिहायशी बहुत ज़्यादा मुतमईन मुझे दिख रहे हैं। 90% रिहायशी मुतमईन दिख रहे हैं कि नहीं, मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो उनके अंदर मैं डर इस वक्त नहीं देख रहा। अगर डर होता तो फिर बिल्डर्स जो है वो इतनी जो है बड़ी तादाद में वहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करते। ठीक है, मतलब आपकी राय यही है कि जितने भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए रिस्क नहीं है। मे बी माइट भी पॉसिबल है कि उनके लिए ये चीज़ अच्छी भी साबित हो, क्योंकि उन्होंने बड़े रीज़नेबल रेट्स के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें ख़रीद ली हैं, और अगर वो डिक्लेयर भी हो जाती है और अगर वो जो है वो सही भी साबित हो जाती है और केसेस जीत भी जाते हैं, तब भी वो फ़ायदे में रहेंगे तमाम सूरत के अंदर। शबीबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर आपने वक्त दिया। नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे होते हैं दीगर टॉपिक्स के ऊपर, प्रॉपर्टी के हवाले से आपको अवेयर कर रहे होते हैं कि किस तरह से आपने प्रॉपर्टी को लेकर चलना है, और हम रोज़ बरोज़ आपको नई चीज़ इंट्रोड्यूस करा रहे होते कि किस तरह से आपने तमाम चीज़ों को फेस करते हुए जाना है। और जितने भी आपके मसाइल हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर बैठकर एक सेगमेंट के थ्रू आउट हम आपके मसाइल ज़रूर सुनेंगे और जो भी हमारा मशवरा होगा वो हम आपको ज़रूर देंगे। उम्मीद करूँगी कि आप लोग तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। नाज़रीन, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाऊँगी। ब्रेक के बाद नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। जी नाजरीन, वेलकम बैक। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी, और वो नया सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट लेकर आए, क्योंकि हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट एसोसिएशन के हवाले से, किस तरीके से कंज्यूमर राइट्स को फोकस किया जा रहा है, किस तरीके से इस पर वर्किंग की जाती है, और इसके साथ दीगर प्रोग्राम्स को भी अरेंज किया जाता है। वो प्रोग्राम्स कौन कौन से होते हैं, किन पर वर्किंग की जाती है, और जिस तरीके से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहे होते हैं हम, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर क्या जो है वो चीज़ें डिक्लेयर की जाती है, किस तरीके से उनको लेकर चला जाता है, वो तमाम सूरत हाल हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम के अंदर आज गेस्ट मौजूद हैं वो है कौकब इकबाल साहब, जो कि चेयरमैन है कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। आपको वेलकम करूंगी शो के अंदर। सबसे पहले तो बताएं कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है, किस तरीके के मिजाज हैं आपके? बहुत शुक्रिया। अच्छा कौकब साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है आपसे कि जिस तरीके से मैं देख रही होती हूँ कि कंज्यूमर राइट एसोसिएशन बड़े पैमाने पर बड़े जो है ना इवेंट्स करा रहा होता है, तो सबसे पहला इवेंट अभी आपका गुज़िश्ता दिनों में पहले जो है बड़ा मायने रखता है, और जिस तरीके से आप लोग डेली बाय डेली मैं देख रही होती हूँ इवेंट्स के अंदर इन्वॉल्व हुए होते हैं, लोग का बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, तो इन तमाम सूरत हाल के अंदर अभी गुज़िश्ता दिनों आपका एक इवेंट हुआ है, वो क्या इवेंट था, किस तरीके से उसको मैनेज किया, क्या चीज़ें थी उसके अंदर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कंज्यूमर एसोसिएशन के बारे में बता दूं कि सार्फिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़, अशिया सर्फ में मिलावट की रोकथाम, नाजायज़ मुनाफाखोरी को रोकने के लिए कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान सन 2000 में वजूद में आई थी। और उसके साथ साथ जब हमने काम शुरू किया तो यकीनन उस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मौजूद नहीं था। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से पूरे मुल्क में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट असम्बली से पास होकर मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि एक्ट मौजूद है बल्कि उसके तहत जो तमाम चीज़ें होनी थी वो भी हो गई हैं। यानी
पंजाब में पंजाब फूड अथॉरिटी बन गई है, सिंध में सिंध फूड अथॉरिटी का क़याम अमल में आ गया है, और इसी तरह KPK और बलूचिस्तान में भी फूड अथॉरिटीज़ हैं, कंज्यूमर कोर्ट्स, जो सार्फिन को रिलीफ देने के लिए बनाई गई। असल बात ये होती है कि जो भी एसोसिएशन या कोई NGO काम करती है तो उसका क्या उसमें आता है कि वो उसकी मेहनतों से, उसकी कोशिशों से क्या चीज़ वजूद में आई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो बावर साबित हुई हैं, और पूरे पाकिस्तान में जो है सार्फिन के हुकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की जो जंग हमने शुरू की थी वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने उस पे है। मगर उसके साथ साथ आप ये देखिए कि महंगाई अपने एक उरूज पे पहुंची हुई है, और महंगाई से मैंने कई दफ़ा ये कहा है वफाकी हुकूमत के साथ भी कि क्योंकि वफाकी हुकूमत अगर पेट्रोलियम प्राइजेज़ में इजाफ़ा करती है, गैस की प्राइस में इजाफ़ा करती है, और आपके बिजली की प्राइसेस में इजाफ़ा करती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस में इजाफ़ा करती है, तो इसका इम्पैक्ट पड़ता है तमाम चीज़ों पे। मगर अगर सपोज़ वो 5 रुपये बढ़ाते हैं तो यहाँ पे लोग 25 रुपये बढ़ा देते हैं। इसको कंट्रोल करने वाला कोई इदारा ऐसा मौजूद नहीं है। तो मैंने वफाकी हुकूमत के से भी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये अपील करता हूँ कि देखिए जो अपोजिशन का भी इनके ख़िलाफ़ वो है एक फोकस, वो यही है कि महंगाई, हायर महंगाई, और तमाम आवाम भी परेशान है। तो वफाकी हुकूमत आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इनको दफ्तन फ़ौक़तन हम ये वफाकी वज़ीर ख़जाना के शौकत तरीन साहब के भी बयान देख रहे हैं, और दूसरे जो है वज़रा के भी बयान देखते हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल किया जाएगा। और कुछ वज़रा ये कहते हैं कि वो महंगाई तो दूसरे ममालिक से कम है, मगर अफसोस की बात है कि जब आप अपने इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर यही होता है कि जी सियासतदान फिर हमारी मेरी नज़र में या आवाम की नज़र में वो झूठ बोलते हैं कि हम आएंगे तो हम ये कम कर देंगे, हम बिजली की कीमतों में कमी करेंगे, पानी की कीमत में कमी करेंगे, हम जो है वो महंगाई को जो है निचली सतह पे लेके जाएंगे, और आटा जो है वो तकरीबन फ्री मिलेगा। तो ये ऐसे दिलासे देने से कौम का जो वो मोरल है वो आपका और आपकी हुकूमत का वो कौम की नज़र में तबाह बर्बाद हो जाता है। अब ये इकनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात आती है तो इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पूरे मुल्क के अंदर जो है इकनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए, और उसके लिए हर सतह पे जो है कोशिश करनी चाहिए। और ये एक जो अगर बिजली की कीमत में इजाफा होगा तो यकीनन उसका भी असर होता है एक्सपोर्ट के ऊपर। तो इस एक्सपोर्ट के को अगर आपको ने ज़्यादा बढ़ाना है तो आपको दूसरी चीज़ों की, गैस की कीमत में, बिजली की कीमत में कमी करनी पड़ेगी। अगर आपको सार्फिन को रिलीफ देना है तो आपको अशय ज़रूरिया और अशय सर्फ की कीमतों में कमी करनी पड़ेगी, मगर ऐसा कहीं होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये मैं समझता हूँ कि मैंने लिखा एक आर्टिकल भी और प्रेस में भी दिया कि शायद पूरे पाकिस्तान की तारीख में इस जमहूरी दौर में सार्फिन को जो है बदतरीन महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। और आप ये देखिए कि जिसकी वजह से जो है ना हमारा सारिफ परेशान है, बल्कि गुर्बत की लकीर से ज़िंदगी गुजारने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर उसके साथ साथ हम अपनी इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं और मुख्तलिफ सार्फिन की अवेयरनेस के लिए भी प्रोग्राम करते हैं। अच्छा कौकब साहब, जिस तरीके से आपने बात की कि सार्फिन के हुकूक के हवाले से हम बात करते हैं, उनकी आवाज़ को रेस करते हैं, महंगाई की वजूहात आपने बताई, महंगाई की सिचुएशन आपने बताई कि किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर महंगाई उरूज पर पहुंच चुकी है, हर तबका परेशान है। और जिस तरीके की पैंडमिक की सिचुएशन की हम बात करें तो पैंडमिक की सिचुएशन के अंदर भी ऐसा ही है कि आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर आप क्या वजूहात समझते हैं कि ऐसी कौन सी वजूहात है जो महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है? देखें, हुकूमत जो है वो कार्टेल्स को कंट्रोल करने में नाकाम है। जो हमारा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना हुआ है, अभी जैसे उसने कहा कि 27 अरब रुपए जो है सिर्फ कराची में, जब हमने उनको एप्लीकेशन दी कि यहाँ दूध की कीमतों में इतना इजाफा हो गया, बल्कि और अभी उसके बाद भी बढ़ गया, तो सिर्फ वो जो एक दिखावे के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, हालांकि उसके पास इख्तियारात हैं, वो उनको जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, उनको करोड़ों रुपए का जुर्माना आयद कर सकती है। यानी 27 अरब सार्फिन की जेब से निकल गए सिर्फ दूध की, एक अशय की बात कर रहा हूं मैं, जो फ्रेश दूध में 27 अरब रुपए जो है सार्फिन की जेब से निकल गए। ये कंपटीशन कमीशन ने ये रिपोर्ट
हाई कोर्ट में भी जमा कराई, और उसके बावजूद और तमाम अखबारात में भी जब चेयरपर्सन यहाँ पे राहत कौंडेन तशरीफ लाई, जो कि अब वो जिस तरह पहले काम करती थी, ये एलानिया कह रहा हूँ कि उस तरह का काम कार्टेल्स को खत्म करने के लिए, कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। उसकी क्या वजूहत हैं? उसकी वजूहत दो हो सकती हैं, या तो उनके ऊपर कोई प्रेशर है, या वो फिर जो है कोई और जिस तरह का सिस्टम यहाँ पे हर डिपार्टमेंट का बन गया है, या इस तरह का है, वो बताएं। और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राहत कौंडेन एज ए चेयरपर्सन कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हुकूमत को भी बताएं, और कौकब इकबाल को भी बहैसियत चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन बताएं कि आज तक आपने 27 अरब रुपए का तो आपने कह दिया कि कार्टेल्स वो बना है मिल्क, फ्रेश मिल्क वालों का, जिसमें डेयरी फार्मर्स भी है, फ्रेश मिल्क भी और दूसरे भी हैं, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? तो ये सिर्फ दिखावे के लिए स्टेटमेंट देना, या ये सिर्फ बता देना कि कार्टेल्स के खिलाफ कार्रवाई, यही वजूहत हैं। असल जो वजूहत है कि मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, इस कार्टेल जो बन जाते हैं, चाहे वो सीमेंट का माफिया हो, चाहे वो शुगर माफिया हो, 4 दिन जो है वो टीवी पे मुख्तलिफ खबरें आती हैं और कोर्टों में बयानात आते हैं, मगर उसके बाद वो सब चीजें जो है वो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, एंड हो जाता है। और वो कार्टेल्स कौन है? चाहे वो हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में बैठे हुए हों, चाहे वो सूबाई हुकूमतों में बैठे हुए हों, चाहे वो अपोजिशन में बैठे हुए हों, क्योंकि यही वो लोग हैं जो इस मुल्क के करता धरता समझे जाते हैं। अगर वो मुतवस्सित तबका, गरीब आदमी, जैसे अब सदर पाकिस्तान डेंटिस्ट थे, वो सदर पाकिस्तान बन गए, एक जो खिलाड़ी था वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो एक सब्जी वाला क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन सकता? अगर वो बस में सफर करने वाला बनेगा तो उसको इसका वो हमारा जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है उसने तो शायद बस की शक्ल ही नहीं देखी होगी, बस में लटक के देखा ही नहीं होगा, बस की छत पे चढ़ के देखा नहीं होगा, तो वजीर ट्रांसपोर्ट कैसा है? इसी तरह इन्वायरमेंट पे काम करने वाले, इसी तरह इंडस्ट्री में काम करने वाले, उनका जो वजीर है, उनकी जो वजारत है, उसका क्या तजुर्बा है? उसको तजुर्बा ही नहीं है कि भाई वो वजीर सनत है तो उसको सनतों के बारे में पता हो। इसी तरह भी एक मैंने देखी कि वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद साहब, वो उनका भी एक वो चला कि जनाब वो जो है छवी, अब भाई वफाकी वजीर है तालीम, वो छवी कह रहा है छठी को, तो आप ये देखिए फिर वो 36वीं मतलब तारीख बता रहा है 36वीं से वो, ये किस टाइप के आपने वो वफाकी वजीर रखे हुए हैं? आप लोग जो है, फिर आप एक सारी वजारतें बना दी, आप कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों नहीं बनाई? आपने आज तक, मैं वजीर आजम इमरान खान साहब से पूछता हूं कि जनाब आपने कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री क्यों नहीं बनाई कि पूरी दुनिया में आप कहते हैं महंगाई को कंट्रोल करेंगे, महंगाई को किस तरह कंट्रोल कर, कोई आप फार्मूला है? कोई आपने स्टेक होल्डर्स के साथ बात की? कोई आपने कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के साथ बात की? आज तक किसी मीटिंग, हमने लेटर लिखा, आज तक जवाब नहीं आया वज़ीर आज़म हाउस से। और फिर मैं दोबारा आज मैं सोचता हुआ रास्ते में आ रहा था कि वज़ीर आज़म को मैं दोबारा कहूँ, क्योंकि वो कराची आ रहे थे, मुझे ये पता चला आखिरी मौके पे, तो हो सकता है कि भाई शायद अब वो तो जो उनकी पार्टी के साथ हैं, उनकी जो कोalition पार्टी है उसको नहीं बुला रहे, तो वो कंज्यूमर एसोसिएशन को क्या बुलाएंगे? बहरहाल यहाँ पे एक बहुत बुरा हाल है। आपने देखा कि अभी हाल ही में जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिंध गवर्नमेंट के लिए क्या कहा। अब उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, और लोग भी कह रहे हैं जो सही कह रहे हैं, रोडें जो है वो ये कह रहे हैं ना कि बदतरीन हो गई, गाँव की सूरत हाल से बदतरीन, यानी अब गाँव में शायद पगडंडियाँ जिसको हम कहते हैं वो बेहतर सूरत हाल होगी। तो यहाँ पे सूरत हाल जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है, और इसको ऑन करने का मकसद ये है कि अगर मैं वज़ीर आला सिंध हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं वफाक में हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे जो अंदर की जो वो है ना विल, वो पाकिस्तान के लिए काम करने की जब तक नहीं होगी, वो जज्बा पाकिस्तान के लिए काम करने का नहीं होगा, जब तक हम जो है अपनी मफादत के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। ठीक है, जिस तरीके से आपने कहा कि जज्बा होना चाहिए पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए, और सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए, आवाम का सोचना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इदारों में लोग बैठे हुए वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोच रहे हैं और अपना नहीं सोच रहे हैं, यानी अपना सोचने के साथ साथ दीगर जितने सिस्टम है वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं, उन सिस्टम को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाऊँगी नाज़रीन, ब्रेक से वापस आऊँगी, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।
वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरीके से बात कर रहे थे महंगाई की सूरत हाल के हवाले से कि किस तरह से महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है, ऐसी सूरत हाल के अंदर हुकूमत क्या पॉलिसीज़ लेकर आ रही है, हुकूमत क्या पॉलिसीज़ को मेनटेन करने जा रही है। ऐसी सूरत हाल देखी जा रही है मुल्क के अंदर के जहाँ पर आदमी दो वक्त की रोटी खाने के लिए तरस रहा है और इस तमाम सूरत हाल के अंदर कंज्यूमर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हुआ है। जिस तरीके से सार्फिन अपनी शिकायत कर रहा होता है और सार्फिन जो है वो अपनी दुहाइयाँ दे रहा होता है कि मार्केट के अंदर उसको किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। इन तमाम सूरत हाल को हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। कौकब साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से कंज्यूमर एसोसिएशन की हम बात करें, कंज्यूमर एसोसिएशन के इस मौशी दौर के अंदर कितनी मुश्किलात दरपेश आ रही है, सिंध हुकूमत की क्या पॉलिसीज़ आप लोग के साथ मेनटेन की गई हैं? देखिए, जो वफाक की पॉलिसी असल डिपेंड करता है कि वफाक की क्या पॉलिसी है। सिंध गवर्नमेंट के साथ तो हम अपना काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर जनरल प्राइजेज हैं, कमिश्नर कराची नवेद अहमद खान साहब, उनके साथ ज़ाहिर है मैं मेंबर टास्क फोर्स भी हूँ उनकी। मगर बात यह है कि काम किया जाए, काम होता हुआ नज़र आए। प्राइस को कंट्रोल किस तरह करना है, जैसे मुतवातर और मीटिंग्स होती थी कमिश्नर ऑफिस में, वो कोविड की वजह से जो है वो इतनी नहीं हो रही। प्राइजेस ज़रूर निकलते हैं मगर उसका इम्पैक्ट नज़र नहीं आते। उस प्राइस लिस्ट का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता सारिफ को कि हुकूमत के मुकर्रर करदा निरखों पे वो सारिफ को कहीं पे भी कोई भी चीज़, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो करियाना आइटम्स हो, वो दस्तयाब नहीं होते। अब बात यह है कि इस चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा। कंट्रोल करने के लिए अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा ताजर है वो सबसे पहले आ गया है। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ताजरों से भी कहता हूँ कि मुनाफा लेना उनका जायज़ हक है, मगर नाजायज़ मुनाफाखोरी ना करें। अगर वो समझते हैं कि मुझे 10% मुनाफा चाहिए तो 10% लें, मगर वो ये 25% या 50% या 200% ना दें। तो ये एक देखिए को हर ऐसा लगता है कि सब्जी वाला अब पानी छिड़क रहा है, वो कुछ ना कर रहा है। कुछ इसी तरह आप दुकान पे चले जाएं तो गलत तोल रहा है या गैर मेयारी चीज़ बेच रहा है। तो इसी तरह तेल की दुकान पे चले जाएं तो वो मान चला कि जी खुला तेल बेच रहा है, जिसके ऊपर बाकायदा पाबंदी भी लग चुकी है। इसके साथ जो मुकर्रर करता है जो डिपार्टमेंट है जो इसको देखते हैं, यानी एक तो जैसे सिंध के अंदर मैं बात करूं कि सिंध फूड अथॉरिटी बन गई है और उसका काम यह है कि जिस तरह पंजाब में जो है, पंजाब में लाखों जो लीटर जो है वो दूध बहा दिया गया गैर मेयारी होने की वजह से। अब यहाँ पे तल्फ कर दिया गया और उसको जो है इसी तरह सिंध फूड अथॉरिटी ने गुज़िश्ता कुछ दिनों में एक आध कोई कार्रवाई की, जबकि हमने इस बात की निशानदेही की, उसके बाद कोई कार्रवाई होती हुई नजर। मगर ये मुतवातर चेक करना पूरे कराची में, जबकि है हमने कमिश्नर कराची की मीटिंग में बैठ के तय किया था कि सिंध फूड अथॉरिटी का काम है कि सबसे पहले दूध के नर्ख तो आप कह रहे हैं 130 नहीं 140 और 50 तक पहुंच गए, मगर ये दूध मिलता कितना खालिस है। असल बात तो ये है ना कि दूध मिले, मिलावटी दूध और वो भी आप उसकी पैसे आप बढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका कोई जवाब जो है वो ना डेयरी फार्मर्स के पास है ना रिटेलर्स के पास है। ये सारा पूरा एक माफिया है। ये मैं आपको बताऊं कि 47 अरब रुपए जब साल में कंपटीशन कमीशन आप पाकिस्तान ने रिपोर्ट दी तो 47 अरब रुपए सिर्फ दूध वालों की जेब में नहीं गए होंगे, यकीनन और आधा बंटवारा हुआ होगा इसका। तो वो क्यों खामोश है, जबकि मैंने बताया कि खामोशी इसलिए होती है कि या कि उसकी उसी में सालबाज है या उसमें मिले हुए उनके साथ में, या फिर ये कि फिर वो अपना विल नहीं है उनके। 6 महीने के लिए वो कहते हैं ना कि किसी ने एक दिन की वो मांगी थी कि मेरे पास पावर दे दी जाए। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से अपील करता हूं कि सिर्फ 6 महीने के लिए हमें पावर दे दें। हम बता देंगे कि पूरे वफाक से लेकर और पूरे पाकिस्तान में जो है प्राइस को किस तरह कंट्रोल किया जाता है। आप बड़े आपके पास जो है देखें, ये लोग कहते हैं कि जी थ्रेट होता है या आपको जान से मार दिया जाएगा। वो थ्रेट तो मेरे पास सैकड़ों की तादाद में आ चुके जब से मैं 2000 से काम कर रहा हूँ। मगर ये जिसकी जिंदगी है उस अल्लाह ताला ने दी है, तो उसको कोई माइकलाल कर नहीं सकता। चाहे वो आपके ऊपर फायर करे, चाहे आपके ऊपर। हमने तो कई ऐसी जगह देखा है जाके जब प्राइस चेकिंग पे गए या उसकी एडल्ट्रेशन को चेक कर रहे थे कि फायरिंग हो रही है, तो ऐसा लगता था कि जो जैसे होता है ना फिल्मों में कि जो गोली है दूर से निकल रही है। तो ये जब आपकी विल होती है और आपके पास अल्लाह ताला की मेहरबानी होगी तो आपको कोई मार नहीं सकता। और आपके जंग जो है
वो इन मुनाफाखोरों के खिलाफ और इन जो है ज़ख़ीरे अंदोज़ों के खिलाफ हमारी जंग जो है वो जारी रहेगी। और ये मैं एलानिया कह देता हूँ उन लोगों से कि ये जो है अल्लाह को भी, आज देखें कितनी तेजी से लोग जा रहे हो, बिल्कुल बहुत तेजी से लोग चले गए। तो ये मुनाफाखोरों को सोचना चाहिए कि ये मुनाफाखोरी करके अपनी जेबों के लिए, अपने खानदान के लिए क्या छोड़ के जाएंगे। जवाब तो उन्होंने वहां देना होगा। अगर कमिश्नर कराची नहीं पूछना है, यहाँ का कोई कमिश्नर नहीं पूछ रहा है और आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो फिर आपको जवाब जो है अल्लाह के यहाँ जरूर देगा। उसका जवाब जो लोग भूखे सो रहे हैं, आप ये देखिए कि अब जो पहले यहाँ पे जो फुटपाथों पे लग रहे थे, जो लोग खिला रहे थे सैलानियों मुख्तलिफ वो बहुत कम हो गए हैं। अब ये उसकी तादाद में लोगों का इजाफा हो गया। क्यों? बिल्कुल कि आपका मुतवस्सित तबका पहले नजर नहीं आता था, वो भी चोरी और वो एनजीओज भी कम हो गई हैं, उनके पास इमदाद कहाँ से आएगी? अच्छा, इमदाद वो कब तक करते हैं? मगर अल्लाह का शुक्र मैं आपको बताऊं कि इस खुसूसी तौर पे ना सिर्फ कराची बल्कि इस्लामाबाद, लाहौर में मुखय्यर हजरात की तादाद भी बहुत है, बेशक, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है और जो इसकी सतात रखते हैं। वो यकीनन आपने देखा होगा कि पता चलता है किसी के बड़ा कोई सनतकार था या कोई ऐसा था, तो उसके मरने के बाद पता चलता है वो तो 200 आदमियों को के घर वो राशन बेचता था। तो हमने भी इसी तरह एक फूड ड्राइव करते हैं हर साल और मुख्तलिफ हमारे साथ लोग होते हैं। या फूड ड्राइव का हमने यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट दिया है जो कि पूरी अमेरिका में और दूसरी जगह होता है। हम यहाँ पे कहते थे कि जी राशन बांटना, मैंने उस कॉन्सेप्ट को खत्म किया और उसका नाम दिया फूड ड्राइव। और फूड ड्राइव ऐसी की कि हमने कभी फोटो सेशन नहीं करवाया। लोग आए, उन्हीं के रिक्शा में, गाड़ी में, जिसमें भी वो आए या बस में आए, उसी में उनकी सीटों पर रखवा दिया राशन और चले गए। ना कोई फोटो सेशन। अब यहाँ तो ऐसे मुख्तलिफ क्लब्स हैं कि जो तस्वीर खिंचवाते हैं और एक औरत को वो राशन दे रहे हैं और 5 आदमी उसके साथ खड़े होकर और दूसरे दिन अखबार में खिंचवाते हैं। बड़े शर्म का मुकाम है। तो लोगों को ये कहते हैं कि आप इस तरह इमदाद करें कि एक हाथ से दे, दूसरे हाथ से पता ना चले, दूसरे हाथ को पता ना चले। ठीक है, ये तमाम सूरत हाल आपने बयान की और बहुत खूबसूरत बात है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एक हाथ से दें और दूसरे हाथ से पता ना चले, इन तमाम चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा कौकब साहब, जिस तरीके की कंज्यूमर राइट एसोसिएशन की आप बात करें, आप बड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी कराते हैं, कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि आप लेकर चलते हैं लोगों के लिए? देखिए, हमारे यहाँ पूरे साल जो है कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। पहली कॉन्फ्रेंस जैसे होती है रूट सेफ्टी के ऊपर हम करते हैं ताकि लोगों को मालूम हो। आपने देखा शारा फैसल पे भी हमने बाइक के लिए वो लेन बनवाई ताकि वो बाइक वाले उस लेन में चले, मगर कुछ अरसे तक वो हुआ, उसके बाद उन्होंने पासदारी करना छोड़ दी। इसमें डीआईजी ट्रैफिक, डीआईजी लाइसेंस, जैसे हमने कहा कि भाई ये कम उम्र बच्चे जो बगैर लाइसेंस के जो गाड़ी चला रहे हैं, इसमें हादसा ज्यादा हो रहा है। खुसूसी तौर पे फिर कई लोगों ने जो है वो हमारे साथ मिलकर हेलमेट भी तकसीम किए। फिर इसी तरह जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है, डीआईजी ट्रैफिक अभी इकबाल दारा साहब, वो भी इससे पहले जो डीआईजी थे वो भी हमारे साथ बहुत उन्होंने काम किया और मुसलसल मेरे ख्याल है 4, 5, 6 साल हो गए मैं इस सब्जेक्ट पे काम करते हुए। इसी तरह कंज्यूमर्स आईटी एंड टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस होती है जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आईटी टेलीकॉम कॉन्फ्रेंस में इसका शुमार होता है, जिसमें सिर्फ आईटी के लोग होते हैं, आईटी और टेलीकॉम के लोग होते हैं, ताकि टेलीकॉम सेक्टर को उसके वो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी टेलीकॉम के तहत की जाती है, उनके साथ मुशावरत से और पीटीए के चेयरमैन और उनके साथ वो मिलके की जाती है। इसी तरह जो है फूड सेफ्टी कॉन्फ्रेंस होती है, कंज्यूमर्स फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी कॉन्फ्रेंस, उसमें तमाम फूड सेफ्टी के लोग होते हैं और उसमें जो है वो हमारा ये होता है कि तमाम हम इसके ऊपर डिस्कस करें कि फूड सेफ्टी पे, और वो भी पंजाब फूड अथॉरिटी या सिंध फूड अथॉरिटी जो भी अवेलेबल होता है उसके साथ हम मिलके करते हैं। इसी तरह जो है हमारा जो फाइनेंशियल सर्विसेज पे होती है, जिसमें बैंक्स और उसके बाद जो है बैंक्स और इंश्योरेंस कंपनियां। अब लोगों को पता नहीं है कि इंश्योरेंस अम्बर्समेंट भी हो गया है जाके, ताकि लोग अगर कोई किसी को कोई इंश्योरेंस के खिलाफ कोई शिकायत है किसी इंश्योरेंस कंपनी के, तो वो वहाँ पे अम्बर्समेंट के पास भी जा सकते हैं। अच्छा। जैसे बैंकिंग अम्बर्समेंट है और उसके लिए जो है वो बाकायदा तौर पे वो काफी काम है, क्योंकि आपको पता है कि ये तो काम ऐसा है ना, इंश्योरेंस के लिए तो कागज एक दे दिया, बाकी इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी, मान चला जब इंश्योरेंस को क्लेम करने का वक्त आया तो वो मुकर जाते हैं। तो अब ऐसा नहीं होता। और इसी तरह जो है वो हमने ये भी शुरू किया है कि जैसे कंज्यूमर कोर्ट में भी लोगों के वो मालूम होना चाहिए कि अपना रिलीफ लेने के लिए कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कराची में, सिंध डिस्ट्रिक्ट में, सिंध में सूबे में 28 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो कंज्यूमर कोर्ट्स कायम है और वहाँ वकील करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत है
तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। इसी तरह हमारा जो एक बड़ा प्रोग्राम होता है, अभी हमने एक प्रोग्राम ड्रीम वर्ल्ड में कराया और उसमें जो था वो ये था कि हम अब ये सिलसिला हम जारी रखेंगे कि जैसे पाकिस्तान और मलेशिया फूड कंपटीशन हमने कराया, तो हमने उसमें तमाम लोगों को शेफ को बुलाया और मुख्तलिफ लोगों को बुला के, और उसको कराने का मकसद ये था कि लोगों की हौसला अफजाई हो जाए, खुसूसी तौर पे जो बच्चे काम कर रहे हैं, जो शेफ काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए, और उनको भी हमने इजाजत से नवाजा और कंज्यूमर चॉइस अवार्ड में भी हमको बुलाया गया। तो ये उसके बाद हमारी कंज्यूमर चॉइस अवार्ड सेरेमनी होती है, जो अभी 15वीं कंज्यूमर चॉइस अवार्ड सेरेमनी मनाई गई मैरियट होटल में, और वो तकरीबन आप ये समझें कि मार्की फुल भरा हुआ था। और गवर्नर पंजाब खुसूसी तौर पे मैं चौधरी मोहम्मद सरवर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो बहसत मेहमान खुसूसी उसमें पंजाब से तशरीफ लेके आए और कराची में आके इन्होंने जो है हमारे अवार्ड तकसीम किए। तो और उसके बाद जो है अमीनुल हक साहब जो वफाकी वज़ीर IT टेलीकॉम है, वो भी हमारे मेहमान खुसूसी थे, उन्होंने भी अवार्ड तकसीम किए। तो क्योंकि इतने अवार्ड्स होते हैं, 120-130 कंपनियां उसमें शरीक होती हैं, फिर मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं वहाँ पर, लोगों का हौसला अफजाई होता है। देखिए हुकूमती सतह पे जो पजीराई दी जाती है, वो एक मखसूस लोगों को ये पता नहीं किस तरह लॉबी है। लोग मुझसे भी कहते हैं कि जनाब आपको भी कोई तमगा बसालत, तमगा जुर्रत या कुछ और मिला पाकिस्तान हुकूमत या पाकिस्तान की तरफ से। तो मैंने कहा भाई आज तक तो अवार्ड से नहीं नवाजा गया, मगर जो लोग मेरे साथ अब सेल्फी बनाते हैं यही मेरा अवार्ड है। जो लोग मुझे मोहब्बत करते हैं मेरे साथ, मुझे पहचानते हैं, मुझे मेरे साथ आगे फोटोज खिंचवाते हैं, यही मैं समझता हूँ कि मेरे काम है और यही मेरी उसके वही अवार्ड मुझे मिल रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों के लिए जो कंपनियां और खुसूसी तौर पे जो पाकिस्तानी ब्रांड्स अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उनको भी अवार्ड से हम नवाजते हैं। और ये गुज़िश्ता कोई 14 साल हो गए और ये 15वां साल था जिसमें एक बड़ी कसीर तादाद। और सबसे बड़ी इस अवार्ड की खूबी ये होती है कि हमारी कोई टीम किसी कंपनी से रब्ता कायम नहीं करती, बल्कि खुद कंपनियां हमारे यहाँ रब्ता कायम करती हैं और वो बताती हैं कि जनाब हमारा जो है इसमें नॉमिनेशन दी जाए। तो फिर उनकी पूरी टीम बैठती है, उनको देखते हैं कि आखिर उसका जो प्रोडक्ट है वो इस काबिल भी है कि नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी पान, छालिया, सुपारी बनाने वाले या सिगरेट बनाने वालों को कभी भी इस कंज्यूमर चॉइस अवार्ड में आज तक की तारीख है उसमें कभी भी ना बुलाया जाता है, ना उनकी नॉमिनेशन की जाती है। ठीक है, जिस तरीके से आपने बताया कि अच्छी कंपनीज को अप्रिशिएट किया जाता है और उनको भी ऐसे अप्रिशिएट नहीं किया जाता, उनकी वर्किंग को देखा जाता है, उनको रिसर्च की जाती है उनकी तमाम वर्किंग के ऊपर, और उसके बाद उनको इन तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है वो लेकर आते हैं और उनका अप्रिसिएशन करते हैं। क्योंकि अप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये काम हुकूमत को करना चाहिए और हुकूमत के ऊपर ये लागू होता है कि तमाम लोगों को जो है वो अप्रिशिएट करें जो कि वर्किंग कर रहे होते हैं, मुल्क के लिए, मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान कर रहे होते हैं। उन लोगों के लिए जो है वो वर्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उन लोगों के लिए अप्रिसिएशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इससे कुछ भी नहीं होता, इससे इंसान का हौसला बढ़ता है सिर्फ और सिर्फ, और इंसान जो है वो अप्रिशिएट होकर बड़ा खुश हो जाता है और अपने काम में मजीद बेहतरी लेकर आता है। बहुत शुक्रिया कौकब साहब, अपने प्रोग्राम के अंदर वक्त दिया, बहुत अच्छी बातें की हमने और बहुत मौजू को हाईलाइट किया। जिस तरीके से हम कंज्यूमर की बात कर रहे थे, सार्फिन बड़ा परेशान है और जिस तरीके का महंगाई का आलम है, इसको हुकूमत वक्त को जो है वो इस तमाम सूरत हाल के ऊपर सोचना चाहिए कि महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, और महंगाई को कंट्रोल करके आपको आवाम को ज़रूर रिलीफ देना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।